दोस्तों तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 है संस्थाओं का कामकाज। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो देखेंगे लोग। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, तो इसमें एक सरकारी आदेश, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों, और संसद में देखेंगे तो संसद की आवश्यकता क्यों। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद देखेंगे लोग, और राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री के अधिकार को देखेंगे लोग। और लोकतंत्र में संस्थाओं की जरूरत क्यों, तो संस्थाओं में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को देखेंगे लोग। तो न्यायपालिका का काम है कानून का शासन को लागू करना और विवादों का निपटारा या समाधान, और कार्यपालिका का काम तो कानून को लागू करना। और कार्यपालिका 2 प्रकार की होगी, एक राजनीतिक कार्यपालिका, तो इसमें मंत्री और मंत्रिपरिषद आएंगे, और दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका, तो इसमें अधिकारियों लोग आएंगे। और तीसरा है विधायिका, तो विधायिका का काम है कानून बनाना, और विधायिका में संसद आते हैं, और संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा। और राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों, तो नागरिकों की सुविधा सुरक्षा करे, और सरकार की गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, विकास, इस तरह के कल्याणकारी योजनाओं के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है एक सरकारी आदेश। तो और इंदिरा साहनीवाद एक मामला। इंदिरा साहनीवाद मामला की बात करें तो 27% जब आरक्षण दिया गया, तो यहाँ पे 2 लोग थे। कुछ लोग आरक्षण से सहमत थे और कुछ लोग नहीं थे। असहमत वो लोग थे जिन लोगों को ये लगता था कि जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए कुछ लोग असहमत थे। और बहुत सारे याचिका न्यायालय में डाली गई, और ये याचिका डाली गई थी कि जो ये 27% आरक्षण है उसे अवैध घोषित कर दिया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ जो न्यायाधीश थे, उन लोगों ने इस केस की सुनवाई की, और उन लोगों ने ये कहा कि ये जो आदेश है अवैध नहीं है, और शर्त ये रखी कि ऐसे लोग जिनके आर्थिक स्थिति ठीक है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और संसद में शामिल कौन होंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद पार्लियामेंट में लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है संसद, और लोकतंत्र का शुरुआती बिंदु है संसद। और संसद की आवश्यकता क्यों, तो लोगों की ओर से सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग संसद करती है, इसीलिए संसद की आवश्यकता होती है। और लॉ मेकिंग, कानून बनाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है, और विधान या कानून बनाने के कार्य विधायिका करेगी, और संसद विधायिका का अंग है। और संसद सरकार पर नियंत्रण पूर्ण व सीधा करती है, और संसद के कार्य सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण करना, और सार्वजनिक मुद्दे या राष्ट्रीय मामले पर बहस व चर्चा के अधिकार। तो संसद के 2 सदन में राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। और राज्यसभा में देखेंगे लोग तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और 245 सदस्य 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो 543 है। और लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा में 2 अंगल सदस्य भारतीय सदस्य है, और जिसे राष्ट्रपति मनोनीत किया करते थे, और इसे अस्थायी रूप से खत्म कर दिया गया है। और राज्यसभा में 245 सदस्य आते हैं, और 233 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, और इनका चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। और राज्यसभा के कार्य संघ इकाई या राज्यों के हित सुनिश्चित करना। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सामान्य कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया जा सकता है, लेकिन अगर धर्म विधेयक है तो राज्यसभा में इसमें कोई अधिकारिता नहीं, लोकसभा में इसको पारित या प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा विधेयक पर मतभेद, तो इसका समाधान
इस टॉपिक है लोकसभा। तो लोकसभा में देखेंगे तो विधेयक पर मतभेद है तो इसका समाधान संयुक्त अधिवेशन है, और संयुक्त अधिवेशन नीतियां के नियम लोकसभा के अनुसार चलेगी, और संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक में देखेंगे लोग तो बजट वित्त से संबंधित जो विधेयक है ये लोकसभा पारित करती है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर लोकसभा 14 दिन के अंदर वापस या पारित नहीं करती है तो इसे लोकसभा में स्वतः पारित मान लिया जाता है। और लोकसभा का काम मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, अगर लोकसभा में विश्वास मत नहीं है तो पीएम और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। और लोकसभा का काम केवल लोकसभा के ये काम है, राज्यसभा के नहीं। और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। भारतीय संसद के संबंध में देखेंगे तो भारत में सरकार चलाने वालों पर संसद का पूर्ण नियंत्रण है। संसद किसी भी मामले में जानकारी मांग सकती है। और राजनीतिक व अस्थायी कार्यपालिका में देखेंगे तो राजनीतिक में मंत्री इसमें आएंगे, और मंत्री निर्वाचित इलेक्टेड होते हैं और 5 वर्ष सीमित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाते हैं। और ये अस्थायी कार्यपालिका है। और कुछ कंडीशन की बात करेंगे तो मंत्री कम पढ़े लिखे हैं लेकिन प्रभावशाली क्यों है मंत्री, जबकि लोग नौकरशाह शिक्षित है। तो मंत्री प्रभावशाली है क्योंकि लोकतंत्र लोगों की इच्छा सर्वोपरि है। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है और लोगों के द्वारा मंत्री चुने जाते हैं। अस्थायी कार्यपालिका, तो अस्थायी कार्यपालिका में देखेंगे तो मंत्री बदल जाएगी और सरकार बदल जाएगी, तब भी अपने पद पर बने रहेंगे। नौकरशाह लोकसभा इसमें आएंगे अस्थायी कार्यपालिका में, और ये अपॉइंटेड नियुक्त किया जाते हैं। अस्थायी कार्यपालिका नियुक्त किया जाता है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अधिकारियों के बारे में, तो मंत्री समग्र ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीति पर निर्णय किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में देखेंगे तो मंत्री परिषद जो सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन के सदस्यता को ज्वाइन करना होता है। और पीएम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे लोग तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल जब तक पार्टी या गठबंधन का नेता है तब तक कार्यकाल रहता है, और प्रधानमंत्री के काल निश्चित नहीं है। और पीएम राजनीतिक संस्था है और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं और पीएम को नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा पीएम को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसे राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करेंगे। और मंत्री में देखें तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और पीएम के द्वारा चुनाव किया जाएगा, उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और पीएम को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और बहुमत दल का जो नेता है उसी को पीएम नियुक्त करेंगे। और बहुमत दल के नेता पीएम होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त है कुछ, तो 6 माह के भीतर किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले। कोई भी नियम विधेयक या कानून है उसको कानून बनाना है दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से गुजरने के बाद कानून बनने के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। और समान विधेयक पर भी दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाया जाता है। और कानून का शासन हमारे संविधान का मूल ढांचा है। समानता का अर्थ है सभी के साथ समान। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखेंगे लोग मंत्रिपरिषद में, तो इसमें 60 से 80 मंत्रिपरिषद आते हैं। सारे मंत्रियों का निकाय उसमें उसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। सारे मंत्रियों के निकाय उसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। कैबिनेट मंत्री में 25 से 30 आते हैं इसमें मंत्री मिनिस्टर, और महत्वपूर्ण मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। महत्वपूर्ण फैसले यही करेंगे।
और सलाह कैबिनेट सचिवालय नौकरशाह के सलाह से मंत्रिपरिषद नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालय का प्रभार संभालते हैं। और राज्य मंत्री में देखें तो कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े मुद्दे पर कार्य करेंगे। और पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री के अधिकार सरकार के ये प्रमुख है। और सरकार के प्रमुख में देखेंगे तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना और विभिन्न मंत्रालय व विभागों के बीच समन्वय निगरानी का काम करते हैं। और निगरानी का काम करना, मंत्रियों के कार्यों का वितरण बदलाव का अधिकार पीएम का है। सरकार का प्रमुख पीएम का महत्व देखते हुए संसदीय लोकतंत्र को प्रधानमंत्री स्वरूप भी कहा जाता है या कहा जा सकता है। पीएम के व्यक्तित्व देखेंगे तो प्रभावशाली और उतना जनता उतनी प्रभावशाली। राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। और राज्य का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति और नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। और सरकार का प्रमुख वास्तविक शासक पीएम प्रधानमंत्री है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, तो निर्वाचक मंडल होगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और पद्धति, तो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति होगी। और वह मंत्रियों के कार्य का वितरण एवं पुनर्वितरण करता है। और भारत के राज्य के प्रमुख के संबंध, तो वह देश के सभी राजनीतिक संस्थानों के समग्र कामकाज का पर्यवेक्षण करते हैं। वह अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और राष्ट्रपति सारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर और नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। और सभी प्रमुख नियुक्तियां करते हैं। और सर्वोच्च और उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट है। और तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति। और द जुडिशियरी, न्यायपालिका में देखेंगे तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन को समाज में लागू करना न्यायपालिका का काम है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कार्यपालिका व विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त होकर न्यायपालिका कार्य करेंगे। और आवश्यकता में देखेंगे तो लोकतंत्र, निष्पक्ष न्याय और अपील। आवश्यकता क्यों, तो लोकतंत्र के लिए और निष्पक्ष न्याय के लिए और अपील के लिए आवश्यकता है। न्यायपालिका का संरचना की बात करेंगे लोग तो सबसे शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आते हैं। और राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पे आते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय निम्न पर बाध्य होंगे। और अपील का अधिकार, हाई कोर्ट में अपील कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर हाई कोर्ट के निर्णय से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार में देखेंगे तो अधिकार किसी व्यक्ति को अपने नागरिकों, लोगों, सरकार से दावा करना, क्लेम करना। ये दावा जिम्मेदार हो, उचित हो और समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए और सरकार या नियमों द्वारा स्वीकृति दे दी जाए या प्रदान कर दी जाए। और अधिकार, राइट की परिभाषा, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं। इन्हें समाज में स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। और ये कुछ फैक्ट है। एक अधिकार तब संभव है जब आप ऐसा दावा करते हैं जो दूसरे के लिए समान रूप से संभव है। एक अधिकार दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्व के साथ और अधिकार समय द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों को उचित दावे है। अधिकारों को कानूनों में नहीं लिखा गया है तो वे केवल नैतिक अधिकार है। और लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्या, तो लोगों का शासन है। नागरिकों के चुनाव लड़ने का अधिकार और वोट देने का अधिकार है। जैसे किसी सोसाइटी में दो समुदाय है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। तो अगर बहुसंख्यक शासन में आ गए तो अल्पसंख्यकों को धर्म मानने से मना करेंगे। इसलिए हमें लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत होती है ताकि बहुसंख्यक अपनी मनमानी ना करें और फंडामेंटल राइट को संविधान में
लिख दिया गया है। और भारतीय संविधान का भाग 3 अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 ये मूल अधिकारों की बात करता है। और भाग 3 प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और न्याय के वादे को प्रभावी बनाते हैं। भाग 3 को 6 व्यापक भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू।